हेलो मेरे क्लास 12th के चैंपियन। तो कैसे हो भाई लोग? आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। देखो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे होंगे। लास्ट ईयर मतलब 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लो 2024 के क्वेश्चन पेपर हमारे पास हैं। और सुनो, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये नेट से लिया गया है, इंटरनेट से मैंने इसको डाउनलोड किया है। तो इसमें बहुत सारे जो आंसर है वो टिक किए हुए हैं और वो भी बहुत सारे गलत भी हैं, तो उस पर ध्यान मत देना। जो मैं सॉल्व कराऊंगा उस पर ध्यान देना। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस पूरे क्वेश्चन पेपर की, तो पार्ट 1 आज हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, और पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और ये 25 जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स के हैं। कितने? 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 25 क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका सही आंसर क्या होगा और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा सॉल्व करने का और पूछने का, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ ना, सिर्फ आपको आंसर नहीं बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, सो दैट आप क्वेश्चन को करने के साथ साथ उसके पीछे का लॉजिक भी समझ पाओ। चलो तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। देखो पार्ट ए की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। पार्ट ए में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सारे का सारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फिर हम लोग कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस। तुमसे पूछा है कि सी प्लस प्लस का डेवलपर कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि सी प्लस प्लस के जो डेवलपर थे वो कौन थे? बजरने स्ट्रोस्ट्रम। ठीक है, इन्होंने ही सी प्लस प्लस को डेवलप किया था। कहाँ किया था? तो इसको डेवलप किया गया था यूएसए में। कहाँ किया गया था? यूएसए में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1980 में किया गया था। किस लेबोरेटरी में किया गया था? तो उस लेबोरेटरी का नाम था एटी एंड टी बेल लेबोरेटरी। ठीक है, एटी एंड टी बेल लेबोरेटरी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का लॉजिक भी मैं आपको बताते चलता हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो जाती है। ठीक है, चलो यहाँ हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। किसी भी प्रोग्राम की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, एक ऐसा यूनिट जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती हो प्रोग्राम के अंदर, उस यूनिट को टोकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोकेन। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? टोकेन। अब देखो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना, टोकेन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा? टोकेन। कुछ गलत टिक किए हुए हैं उस पर आप ध्यान मत देना। टोकेन देखो बेसिकली ये अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे देखो कीवर्ड होता है इसका टाइप्स एक। ठीक है, फिर आइडेंटिफायर होता है, ये सब ध्यान रखना, ही पूछता है कई बार। ठीक है, फिर इसके बाद होता है लिटरल्स, फिर इसके बाद होता है पंक्चुएटर, और एक लास्ट हमारे पास आता है ऑपरेटर्स। तो ये इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, ये इसके काइंड्स है, ये इसका टाइप्स है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसके बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। तो ये सही टिक किया हुआ है, आप इसे सही कर लेना। ठीक है, ये सही आंसर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्या कहता है कि इन सी प्लस प्लस सीन, सी आउट और शेयर आर प्रीडिफाइंड स्ट्रीम। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो सीन होंगे, शी आउट होंगे, ये जो शेयर होंगे, ये सब क्या होते हैं? ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। तो जिस बच्चे का भी ये कॉपी है उन्होंने सही सॉल्व किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर आर। देखो अलग अलग सेट तुम्हें दिए गए हैं, उसमें से तुम्हें चूज करना है कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता था? ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये चीजें होती थी, है ना, ये चीजें बताई गई थी, है ना। उसके बाद इक्वल टू, इसको इक्वल टू का साइन बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी जिसमें आती थी वो सारी क्या है? एक और आती थी ये। तो ये सारी जो सिंबल आती हैं उन सारी सिंबल्स का अगर एक साथ लिख दिया जाए तो सेट बन जाता है किसका? रिलेशनल ऑपरेटर का। ठीक है, समझ में आई बात? तो देख लो कहीं है तो उसे टिक कर दो। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है और वो भी टिक किया हुआ है। ठीक है, तो ये सही है, बच्चे ने सही टिक किया हुआ है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को गलत मत समझ लेना, कई सारे क्वेश्चन के आंसर बच्चे ने गलत टिक किया था। खैर मैं अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्या कहता है कि इवेल्युएशन ऑफ x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई इंटू 5 इफ y इज इक्वल टू 10। देखो तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हारे पास एक क्या दिया है, एक तुम्हारे पास इक्वेशन दिया है। ठीक है, प्लस प्लस वाई
इंटू 5, जहाँ पे y की जो वैल्यू है वो कितना दिया है 10। सुनो, ये जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जिस वेरिएबल के साथ लगा है, ठीक है, वेरिएबल के फ्रंट में लगा है, इसका मतलब है एक वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा। किस में से? दिया गया वैल्यू में से। तो y का वैल्यू कितना दिया है 10, कितना दिया है 10, तो यहाँ कितना है प्लस प्लस y, मतलब आप y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 प्लस 1। ठीक है, 10 y का वैल्यू दिया है और इस सिंबल की वजह से एक और जुड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया 10 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास 11, फिर क्या हमारे पास इंटू का सिंबल। ठीक है, और यहाँ है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना 55। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 55 सही आंसर टिक किया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान दोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्या कहता है कि डू व्हाइल लूप चेक कंडीशन ऑन। देखो 3 तरीके के लूप तुम्हें पढ़ाए गए थे। ठीक है, फोर लूप बताया गया था, डू व्हाइल लूप बताया गया था, व्हाइल लूप बताया गया था, जिसमें देखो डू व्हाइल फोर लूप की कोई बात ही नहीं होती थी। जो व्हाइल लूप था ये कंडीशन को चेक करता था, कहाँ, टॉप से। ठीक है, डू व्हाइल जो था ये कहाँ से चेक करता था, नीचे, डाउन से, मतलब बॉटम से। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा है देख लो ध्यान से, तुमसे पूछा है कि डू व्हाइल लूप चेक द कंडीशन ऑन बॉटम। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखोगे, तो बॉटम यहाँ पे सही टिक किया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर सही है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो सही आंसर होगा क्या होगा, सी। चलो आगे क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। ठीक है, जो डेटा है और जो फंक्शन है किसी एक यूनिट में, सिंगल यूनिट में अगर तुम रैप करते हो, रैप करना मतलब बांधना, तो उसे क्या कहा जाता है, ये तुमसे पूछा है। ठीक है, समझ में आई बात? जब भी तुम्हें डेटा और फंक्शन को किसी एक यूनिट में बांधना हो तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सही आंसर है। ठीक है, समझ आई बात? तो ये बिल्कुल सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की यहाँ पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है, सुनो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट डिफाइन करना हो ना तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। पहले क्लास नेम, जो भी क्लास नेम आपने लिया है, फिर उसके बाद SCN, और इसके बाद लगाते हैं क्या, सेमीकोलन। अब सुनो, क्लास नेम कुछ भी हो सकता है और SCN का मतलब होता है शॉर्ट क्लास नेम। ठीक है, शॉर्ट क्लास नेम मतलब S से शॉर्ट, C से क्लास, N से नेम। मतलब मान लो तुमने कोई एक क्लास का नाम ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट का छोटा नाम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी अपने मन से 2-3 अक्षर ले लो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे SD, इस तरीके से मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब इसको मैं ऐसे कर दिया, तो देखो इस फॉर्मेट में जो चीजें लिखा जाएगा ये क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो क्लास का नाम आपने लिया है उसका छोटा नाम, इसको इसे बोला जाता है द इंस्टांस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है, ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन होता है द इंस्टांस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। समझ आई बात? क्लास का जो सबसे छोटा नाम होता है उसको क्या कहते हैं, क्लास के ही छोटा नाम को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ देखो क्लास लिखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक, तो ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, लेकिन यहाँ देखो स्टूडेंट लिख करके ये क्या है, हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, और इसके बाद इसका छोटा नेम दिया है और यहाँ क्या लगा हुआ है, सेमीकोलन। बिल्कुल सही है अभी तक। ठीक है, ये एक सही हो सकता है, इसको अभी रखते हैं। फिर यहाँ क्या है, स्टूडेंट, इसका छोटा नाम लिया है S, लेकिन यहाँ पे लगा दिया है क्या, बड़ी ब्रैकेट, जो कि बड़ी ब्रैकेट नहीं होती है, तो ये हमारे पास ऐसी गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत आंसर है, नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो हमारे पास सही आंसर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब देखो तुम मत बोलना कि यहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे OB लिखा हुआ है। अरे कुछ नहीं है, स्टूडेंट का छोटा नाम कुछ भी ले सकते हैं तुम अपने हिसाब से, LYZ कुछ भी, समझ रहे हो? तुम्हारे हिसाब पे डिपेंड करता है कि तुमने जो नाम लिया है उसका छोटा नाम क्या रख रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे घर तरफ कोई एक लड़का होगा जिसका नाम है रामू। ठीक है, अब उसे कोई प्यार से राम बोल रहा है तो कोई गलत बात थोड़ी है। ठीक है, जैसे मान लो किसी का नाम होता है प्रेमचंद। ठीक है, क्या नाम है, प्रेमचंद। अब कोई उसे पिंकू बोले तो कोई दिक्कत है क्या, इसका छोटा नाम पिंकू बुला रहा है लोग, तो अपने हिसाब से लोग बुला रहे हैं, तो तुम अपने हिसाब से किसी क्लास का छोटा नाम रख सकते हो। यहाँ स्टूडेंट है तो इसका ऑब्जेक्ट रख दिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, बी। समझ में आई बात? चलो आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, क्या कहता है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय
यूजिंग द, इन्वोक का मतलब क्या होता है, कॉल करना, समझ रहे हो। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है कॉल करता है यूज करते हुए, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कॉल करता है, किसका यूज करते हुए आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, डॉट मेंबर, गलत, एक भी नहीं सही होगा, ठीक है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा क्या होगा, स्कोप रेजुलेशन, क्या होगा, स्कोप रेजुलेशन, समझ आई बात। यहाँ पे जो सही आंसर होगा क्या होगा, स्कोप रेजुलेशन। इसका सिंबल होता है और ये सिंबल को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसका यूज करते हुए इन्वोक करता है, समझ आई बात, ठीक। चलो, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इस बच्चे ने गलत टिक किया, इस पे ध्यान मत दोगे, ठीक है, इस पे ध्यान बिल्कुल मत देना, जो भी पहले से टिक किया हुआ है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, क्या कहता है कि एन इनलाइन फंक्शन इज, एक इनलाइन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन है, और ये फंक्शन मतलब काम करता है, कैसे काम करता है ये आपसे पूछा है। तो इनलाइन फंक्शन जो होता है ना, इनलाइन फंक्शन ये तभी काम करेगा जब इसके आगे, मतलब मान लो ये हमारे पास एक फंक्शन है और ये एक इनलाइन फंक्शन है, तो इसके आगे हमें एक कीवर्ड पुट करना होगा, और उस कीवर्ड को क्या कहते हैं, उस कीवर्ड को कहते हैं इनलाइन। मतलब कोई अगर इनलाइन फंक्शन है तो तभी काम करेगा जब उसके आगे एक कीवर्ड लगाओगे, इनलाइन। अब बोलोगे इनलाइन क्या है, इनलाइन एक कीवर्ड होता है। अब बोलोगे कीवर्ड क्या होता है, तो सुनो, प्रोग्राम का वैसा वर्ड्स जो पहले से क्या हो, रिजर्व हो, समझ रहे हो। कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में जो वर्ड पहले से रिजर्व किया गया हो, संरक्षित हो, उसे क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है। ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, और जब भी तुम प्रोग्रामिंग करोगे तो देखना, जब भी कीवर्ड आएंगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और जनरली ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। जितने भी कीवर्ड हैं वो तुम्हें प्रोग्रामिंग में जनरली व्हाइट कलर के दिखाई देंगे, C++ प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक। चलो, तो यहाँ पे देख लो क्या बोल रहा है कि एन इनलाइन फंक्शन इज, क्या बोल रहा है, डिक्लेयर एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास, गलत। प्रीफिक्स विथ कीवर्ड इनलाइन, हाँ, प्रीफिक्स का मतलब पहले, तो जो कीवर्ड है उसको क्या करना है, पहले लगाना है, तो अब ये क्या करेगा, फंक्शन करेगा, काम करेगा, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी देखो कॉल्ड एट कंपाइल टाइम, गलत, नन ऑफ दिस गलत। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इस बात को, समझ आ गई बात। चलो भाई, आगे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। चलो, तो यहाँ पे आगे हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या कहता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे डेस है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी। ठीक, ओओपी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये देखो कई बार एग्जाम में ना इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ध्यान रखोगे इस चीज को। इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। क्या बोल रहा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट्स द, यहाँ खाली स्पेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी, तो क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। इसका सही आंसर क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म, समझ रहे हो। एक चीज मैंने और आपको बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म को ही फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। क्या बोल रहा है, फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट्स द पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी, ये सही आंसर है, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्या कहता है कि इन पब्लिक इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन डिराइव्ड क्लास। क्या बोल रहा है कि देखो, जो पब्लिक डेटा मेंबर होता है, पब्लिक इनहेरिटेंस में जो पब्लिक डेटा मेंबर होता है वो बेस क्लास में ट्रीट करता है किसके जैसा, ठीक है। बेस क्लास जो है ट्रीट करता है डिराइव्ड क्लास में किसके जैसा, तो पब्लिक के जैसा, है ना, किसके जैसा, पब्लिक के जैसा। यहाँ प्राइवेट है, गलत कर दिया है बच्चे ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, पब्लिक। क्या कह रहा है कि इन पब्लिक इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास एज, किसके जैसा डिराइव्ड करेगा, मतलब ट्रीट करेगा, तो पब्लिक के जैसा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखोगे। देखो, जितने भी सोल्यूशन बता रहा हूँ ना, काफी पढ़ाई करने के बाद मैं सारा चीज आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक, है ना। बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ सॉल्व करा के चल जाते हैं, नहीं, मैं लॉजिक भी बताते जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ठीक। चलो, आगे क्या कह रहा है हमारे पास, द चेन डिपेक्टिंग, द डेरिवेशन ऑफ अ क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस इज कॉल्ड। मल्टीपल बेस क्लासेस मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, मान लेते हैं बी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और क्लासेस हैं, और थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ इसको,
ठीक है, और यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे, ये इसको मान लेते हैं ए। उसके बाद इधर और भी क्लासेस है हमारे पास, ठीक है। अब देखो इस तरीके के एरो बनाए जाएंगे। इस एरो का मतलब है कि ए से डेटा उधर जा रहा है, नहीं, ऐसा सोचते हैं जनरली, लेकिन ये गलत है। जैसे मान लो इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। तो ये सारे जो क्लासेस है यहाँ पे, ये कहलाएंगे क्या, बेस क्लास, और इसको बोलेंगे सब क्लास। क्या बोलेंगे, सब क्लास। तो सुनो, इसका मतलब क्या है कि जो सब क्लास है ये इन सारी बेस क्लास से डेटा ले रहा है। एरो इधर है, इसका ये मतलब नहीं है कि डेटा इधर जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि इधर से डेटा इधर आ रहा है, ठीक है। ये कंप्यूटर है, थोड़ी सी बातें अलग होती है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो डेटा किससे ले रहा है, बी से, सी से, डी से, ई से। तो जिससे डेटा लिया जाता है, जिससे डेटा लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिराइव्ड, समझ रहे हो। और जिसमें डेटा जाता है वो होता है सब, मतलब सॉरी, जिससे डेटा लिया जाता है वो होता है बेस, ठीक है। जिससे डेटा लिया जाता है वो होता है बेस, और जिसमें डेटा जाता है वो होता है डिराइव्ड या सब क्लास, ठीक है। सुनो, तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप उसको समझो। क्या कह रहा है कि द चेन डिपिक्टिंग द डेरिवेशन ऑफ अ क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास इज कॉल्ड, फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास इज कॉल्ड, ये आपसे पूछा है। तो क्या होता है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ग्राफ, समझ रहे हो। तो इस तरीके के जब ग्राफ बनते हैं, इस तरीके के ग्राफ बनते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनहेरिटेंस ग्राफ, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही से समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारे पास। 15 की बात करेंगे। क्या कहता है कि द एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम इज रेफर टू एज, ठीक है। क्या कह रहा है कि एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम इज रेफर्ड एज, ठीक है। जो मेमोरी का एलोकेशन होता है और रन टाइम जो होता है वो रेफर करता है, क्या रेफर करता है वो आपसे अब पूछा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो आप देख लो। सही आंसर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या, हमारे पास हो जाएगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी की एलोकेशन में ही रन टाइम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। देखो बच्चे ने टिक किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन गलत टिक किया है, कुछ क्वेश्चन इन्होंने सही भी टिक किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 की यहाँ पे बात करेंगे। क्या कहता है कि पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज डन एज, जो पॉइंटर वेरिएबल होता है ये डिक्लेयर करता है, किस तरीके से इसको डिक्लेयर किया जाता है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो इसको इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, डेटा टाइप इनटू वेरिएबल, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। ये क्या है, सेमीकोलन, ध्यान रखोगे। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, डिक्लेरेशन किया जाता है। देख लो किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो, समझ आ गई बात, तो बच्चे ने सही किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलो, 17 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। क्या कहता है कि एलिमेंट दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट बोथ एंड आर कॉल्ड, ठीक है। ये आपसे पूछा है। क्या बोल रहा है कि एलिमेंट जिसे एडेड किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है बोथ एंड, मतलब दोनों एंड पे, तो उसे क्या कहते हैं ये आपसे पूछा है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, दोनों एंड पे जहाँ पे क्या किया जाए, ऐड किया जाए या रिमूव किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डीक्यू, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, डीक्यू। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। चलो, ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप नोट्स नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ आ गई बातें, आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 की यहाँ पे बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। क्या कहता है कि विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा फाइल्स इन सी प्लस प्लस। क्या बोला, डेटा फाइल in C++, which header file is required for creating and manipulating the data files in C++? कौन सा ऐसा हेडर फाइल होता है जिसमें मैनिपुलेट करते हैं हम लोग डेटा को फाइल में, ये आपसे पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा, fstream.h, फाइल stream.h इसका पूरा मतलब होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारे पास, सी। ये चीज़ें पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो जा करके मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको नहीं देखना तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है ना क्वेश्चन कर रहे हैं और बस रटे जा रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ रहे हैं। खैर, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का लॉजिक समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। तो ये ऊपर चल जाएगा यार, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। चलो ठीक है, तो अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। अब सुनो,
किसी रिलेशन में जो नंबर ऑफ टप्पल होता है इसको क्या कहते हैं। अब समझो टप्पल क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। देखो जो हम लोग मैथ में टेबल पढ़ते हैं ना इस तरीके का, तो ये जो टेबल बनाए जाते हैं, टेबल मतलब जिसमें रो और कॉलम हो, जिसमें क्या हो, रो एंड कॉलम। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अब देखो सही से नहीं बन रहा होगा, टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा होगा, तो इसका मतलब मत समझना कि गलत है, ठीक है। बस ऐसे ही समझ जाओ, समझाने के लिए रफ डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। चलो तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो। इन सारी चीज़ को क्या बोलते हैं, रो। ये सब क्या है, रो। और ये जो होते हैं, ये जो होते हैं इसको क्या कहते हैं, अ, ऐसे जो खड़े खड़े जो होते हैं, इस तरीके से जो खड़े खड़े हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे कोलोन। क्या बोलेंगे, कोलोन। क्या बोलेंगे, कोलोन, ठीक है। तो इस सारे को क्या बोला जाएगा, कोलोन बोला जाएगा, कोलोन, ठीक है। चलो अब देखो जब हम बात करते हैं किसी टेबल को, तो इसको जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो उसमें इस पूरे टेबल को क्या बोला जाता है, रिलेशन। क्या बोला जाता है, रिलेशन। और इस रिलेशन में जो रो होती हैं इसको कहते हैं टप्पल। क्या कहते हैं, टप्पल, ध्यान रखना। और जो कॉलम है इसे कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। अब सुनो, अब अगर बहुत सारे तुम टप्पल ले लो, कलेक्ट, अगर नंबर ऑफ टप्पल अगर बहुत सारे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कार्डिनलिटी। क्या बोला जाएगा, कार्डिनलिटी। क्या बोला जाएगा, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ये बोला जाएगा किसको, नंबर ऑफ टप्पल को, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखोगे। और जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ये जो होते हैं इसको बोला जाता है डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। समझ आई बात, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उस चीज के बारे में सोचो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है उसके बारे में ध्यान देना है, ठीक। चलो तो क्वेश्चन कहाँ चल गया यार हमारे पास, चलो क्वेश्चन नंबर 19 में थे हम लोग, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, सुनो। कह रहा है कि नंबर ऑफ टप्पल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। किसी रिलेशन में जो नंबर ऑफ टप्पल होते हैं उसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्डिनलिटी। अभी तो बताएं, अरे अभी बताया ना सारा चीज, हाँ। तो कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो जी, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी सही आंसर हो जाएगा, बच्चे ने सही किया है। चलो आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, कि क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड। जो एक सेट होनी चाहिए, पॉसिबल सेट, जिसमें जो वैल्यू होगी किसी एट्रीब्यूट का, उसको क्या कहते हैं वो आपसे पूछा है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम कुछ बनाए, एक एट्रीब्यूट बनाए, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं हमारे पास, कोई वैल्यू है, तो इसको क्या कहा जाएगा ये आपसे पूछा है। तो इसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोमेन। अगर आपके मैथ होंगे तो आपने डोमेन, कोडोमेन के बारे में स्टडी किया होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें अंदर में होंगी उसको क्या बोलेंगे, उस सेट को, उसको बोलेंगे डोमेन। समझ में आई बात। यहाँ पे क्या टिक किया है बच्चे ने, कॉलम, गलत है। क्या हो जाएगा सही आंसर, डोमेन। क्या हो जाएगा, डोमेन, ठीक। चलो तो वहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में क्या कहता है, देखो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, DML। अब सुनो, ये तुम्हारे पास जो है एसक्यूएल का पार्ट है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो एक चैप्टर है उसका पार्ट है। तो देखो एसक्यूएल में 4 तरह की लैंग्वेज पढ़नी होती हैं। कितने तरह की, 4 तरह की, ठीक है। पहला होता है हमारे पास DDL, दूसरा होता है हमारे पास DML, और तीसरा होता है हमारे पास DQL, और चौथा होता है हमारे पास DCL। अब सुनो इन सब का मतलब क्या होता है। DDL का मतलब होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसका काम होता है किसी भी एक, मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टेबल को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, उसमें रीनेम कर सकते हो, उसे डिलीट कर सकते हो, उसे अपडेट कर सकते हो, राइट। चलो DML का काम होता है कि जो रिलेशन है उसमें जो एट्रीब्यूट हैं और जो टपल हैं उसको आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, राइट, अल्टर कर सकते हो, ठीक।
ध्यान रखना अभी जो बातें बोले। फिर एक आता है DQL। DQL का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसका काम होता है कि रिलेशन में जो भी डेटा है उसको डिस्प्ले करने का काम करेगा, ठीक। और DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका काम होता है कि जितने भी जो डेटा होते हैं, समझ में आई बात, जितने भी डेटा होते हैं उसे क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। और जो भी डेटा होंगे उसे मैनेज करने का काम करता है। इसमें जो मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग का काम होता है ना, वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा होता है, राइट, किसी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा होता है। समझ में आई बात। चलो, तो उस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बातें फिर से करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो बताएं कि DML में क्या होता है। DML में बेसिकली क्या होता है, इसमें इंसर्ट की बात करी जाती है, ठीक है, इसमें बात करी जाती है, डिलीट की बात करी जाती है, ठीक है, डिलीट की बात करी जाती है, और इसके बाद इसमें बात करी जाती है, अपडेट की बात करी जाती है, ठीक। लेकिन इसमें कॉमिट की बात नहीं करी जाती है, जो कि कॉमिट दिया हुआ है। तो नोट बोला है, ध्यान देना, क्या बोला है, नोट। समझ में आई बात। तो ये सही आंसर है बिल्कुल, ठीक है। तो नोट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर कॉमिट। कॉमिट नाम का कोई चीज़ इसमें बात नहीं करी जाती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। क्या कहता है कि द ड्यूअल ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन A × B प्लस A डैश B A डैश इंटू B +1, ये तुम्हें दिया हुआ है। अब सुनो, यहाँ पे ड्यूअल का मतलब क्या है। देखो, एक चीज़ पढ़ाया जाता है, ड्यूअलिटी। क्या पढ़ाया जाता है, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। एक्चुअली इसमें होता क्या है, सुनो ध्यान से। इसमें होता ये है कि जो प्लस है ये डॉट में चेंज हो जाता है, जो डॉट है ये प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। जो 1 है ये 0 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो 0 है ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी सारी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे चलो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास क्या दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक। तो देखो, A × B है, मतलब A और B के बीच में क्या है, इंटू प्लस A डैश, यहाँ पे क्या है, इंटू फिर B +1। अब चलो इसको चेंज करते हैं। A डॉट के जगह क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और देखो इसको ब्रैकेट में रखे, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, डॉट। फिर हमारे पास क्या आएगा, A डैश, और डॉट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और जहाँ 1 है वहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा, डॉट, और जहाँ 1 है वहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो देखो इस तरीके के कहीं चीज़ें तुम्हें देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी इसको इरेज कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही है ये सारी बातें, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन में आता है, हर साल क्वेश्चन में आता है, ये आपको हर साल के पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, A.B, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही तो लिखा हुआ है। फिर यहाँ क्या है, प्लस, फिर क्या है हमारे पास, A डैश, फिर डॉट यानी इंटू B, और यहाँ क्या है, +1। अब अभी बताएं कि डॉट जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो A डॉट की जगह क्या हो जाएगा, +B। इसको ब्रैकेट में रख लो। ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डॉट, फिर क्या है हमारे पास, A डैश, डॉट है तो क्या हो जाएगा, +B। यहाँ क्या है हमारा, इसको ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डॉट, और यहाँ 1 की जगह क्या हो जाता है, 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। अब देखो इस फॉर्मेट में तुम्हें कहीं देखने को मिल रहा है आंसर, अगर देखने को मिल रहा है तो सही आंसर हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो देख लो कहीं अगर तुम्हें देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 22 द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चा। चलो आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, कि ये हमसे क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि मेक्स टर्म डिजाइनेशन ऑफ, दिया है x बार प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बार। अब सुनो एक चीज़ ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। पहली बात, मैक्स टर्म के बारे में कुछ हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैक्स टर्म हमसे क्या कहता है, ठीक है। तो सुनो, जो मैक्स टर्म होता है ना, मैक्स टर्म, इसे हमेशा डिनोट किया जाएगा कैपिटल M से, ठीक। तो इतना सा बात अगर तुम्हें पता है तो देख लो, मैक्स टर्म की बात किया है तो कभी भी छोटा m में तो आंसर आएगा नहीं, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक। दूसरी बात कि जब भी बार लगा हो किसी वेरिएबल के ऊपर, इसका मतलब होता है इसका वैल्यू 1 है, और अगर जिसमें बार नहीं लगा इसका मतलब है 0, ठीक। तो इतने बात ध्यान रखना। चलो,
तो अब चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है 1, जहाँ बार नहीं इसका मतलब क्या है 0, यहाँ भी बार नहीं है मतलब 0, इसका मतलब क्या है 1। तो यहाँ हमारे पास देखो एक बाइनरी कोड आ गया देखने को, क्या आ गया 1001। अब इस नंबर को तुम्हें किस चीज़ में चेंज करना होता है, डेसिमल में। ठीक है, किस चीज़ में चेंज करना होता है, डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए एक तरीका बताता हूँ, ध्यान रखना। जो तुम्हारे पास नंबर दिए हैं उसको लिख लो, क्या दिया है 1001, यही तो दिया हुआ है हमारे पास। देखो अगर इसको समझ करके लिखोगे तो यही चीज़ें तो आएगा। ठीक है, अब सुनो इसको, ये क्या है हमारे पास, अभी ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है। ठीक, अब इसको हमें चेंज करना है किस चीज़ में, हमें इसे चेंज करना है डेसिमल में। तो इसे चेंज करने के लिए आप 1 से टेबल लिखना स्टार्ट करो और राइट टू लेफ्ट चलना। तो 1 का टेबल जब आप 1 बार पढ़ोगे तो 1 आएगा। इसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आते जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, ये रिजल्ट आया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, फिर से 8। इसका आगे भी जाएंगे लेकिन हमको यहीं तक नंबर दिया तो यहीं तक जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो जिस नंबर के ऊपर 1 है, जिस नंबर के ऊपर 1 है उसको जोड़ लो। तो 1 कौन कौन से नंबर के ऊपर है, एक 8 के ऊपर, तो 8 को जोड़ लो, प्लस 1 के ऊपर है तो 1 को जोड़ लो। इसे जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, देखो 9। तो ये हमारे पास कैसा नंबर है, एक डेसिमल नंबर है। कैसा है, डेसिमल नंबर। तो जब भी मैक्स टर्म को अगर डिनोट किया जाएगा तो सबसे पहले कैपिटल M को लिखा जाएगा और जितना डेसिमल नंबर आया उसको बेस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके के कहीं ऑप्शन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके के ऑप्शन कहीं तुम्हें देखने को मिल रहे हैं तो हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, समझ आई बात, अरे समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है कमेंट करना। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो मैक्स टर्म होता है उसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो पहले कैपिटल M लिखो, जो डेसिमल नंबर आया उसको बेस में इस तरीके से लिख दो। तो देखो इस तरीके से तुम्हें कहीं देखने को मिल रहा है ऑप्शन में तो वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमें देखने को मिल रहा है किस चीज़ में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, तो इतनी सारी बातें याद रखना जो भी मैंने आपको बताया, अगर तुम इतनी सारी बातें याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, समझ आई बात। चलो, तो इसी यही बात है कि मैं थोड़ा सा फैक्चुअल बातें बताते चलता हूँ, सो वीडियो लंबी हो जाती है। चलो यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं, क्या कहता है, लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड, मतलब नेट सर्वर में जो लोकेशन होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसको सिंपली क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो ये सही टिक भी किया हुआ है। समझ आई बात। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जो सही आंसर क्या होगा, वेबसाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलो यहाँ पे क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया हुआ है उसमें क्या कह रहा है कि द डेटा ट्रांसमिशन रेट इज मेजर्ड इन, जो डेटा ट्रांसमिशन होता है इसको मेजर किया जाता है किस चीज़ में, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है मीटर में नहीं, बाउड में नहीं, एम्पलीट्यूड में नहीं, गलत, नन ऑफ दीज, यस नन ऑफ दीज। कैसे आप बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ, उसको समझा देता हूँ एक बार क्या है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। अब ये डी कैसे सही होगा, सुनो। जो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन होता है इसको हम बिट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं, या किलो बाइट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं, या गीगाबाइट पर सेकंड में मेजर करते हैं, या फिर मेगाबिट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिसमें हम डेटा ट्रांसमिशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। लेकिन देखो इन सारे तरीकों को छोड़ करके हमारे पास ओरी बोरी कुछ भी दे दिया गया है ना, दे दिया गया ना कुछ भी, तो ये कुछ भी आंसर नहीं होगा। समझ में आई बात। देखो बच्चे ने यहाँ एम्पलीट्यूड टिक कर रखा है, समझ रहे हो क्या टिक कर रखा है, एम्पलीट्यूड। जबकि आप फिजिक्स में ऐसे पढ़ोगे तो आपको पता है कि जब भी इस तरीके से साउंड चैप्टर में आप इस तरीके से पढ़ते हो तो ये जो हाइट होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये जो हाइट होती है क्या कहते हैं, इसकी इस हाइट को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, आप पता नहीं बच्चा क्या समझ रहा है, फिजिक्स के टर्म में इसे समझे तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन दिए हैं तो कुछ भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन का नन ऑफ दीज आंसर होता है। ठीक, लेकिन आप कंफर्म रहोगे ऑप्शन से तभी तो। अब बाकी है भाग 2 यानी भाग बी। ठीक है, सेक्शन 2, लेकिन अभी इसको हम लोग नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुकी है, आप लोग पूरा वैसे भी नहीं देखते हो। और दोस्तों वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, वीडियो को शेयर करोगे तो सारा हम PYQ सॉल्व कराएंगे, बहुत अच्छा तैयारी करवा देंगे अगर मेरे को मोटिवेट रखोगे तो। क्योंकि तुम लोग मोटिवेट नहीं करते हो, वीडियो वगैरह को शेयर नहीं करते हो, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है मुझे ये देख करके अपने चैनल की हालात, कि यार इतना मेहनत करने के बाद भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। क्यों यार, इतने बुरे थोड़े हैं हम, इतने बुरे थोड़े पढ़ाते हैं। और अगर कहीं कुछ गलत लगता है तो बता दिया करो यार,
हो सकता है कभी जुबान से गलत निकल गया हो क्वेश्चन समझाने में या कुछ बताने में, तो आप कमेंट में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस पे सुधार करूँगा, है ना? चलो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, चंचल रहो, है ना? और एग्ज़ाम की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो बाय-बाय, जय हिंद।